मंदी के दौर में नौकरी की घटती गारंटी आज का विषय स्ट्रेट टॉक का। दुनिया भर में नौकरियों में भारी कटौती की जा रही है। टेक जायंट्स ट्विटर और मेटा ने दुनिया भर में हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। अमेजन और गूगल में भी इस तरह की छटनी की खबरों ने सुर्खियां बटोरी। इंडोनेशिया में भी सबसे बड़ी टेक फर्म PT गोटो ने अपने 12% कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। और इसी बीच अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने कंज्यूमर्स और उद्योगों के आर्थिक मंदी को लेकर एक चेतावनी भी दे दी है। बेजोस ने सलाह दी है कि इस त्योहारी मौसम में बड़ी खरीदारी से बचना चाहिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कंज्यूमर्स को अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहिए और अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। अमेरिकियों को मंदी के डर के बीच बेजोस ने सलाह दी है कि वे महंगी कार, टीवी, फ्रिज जैसी महंगी चीजों को खरीदने से बचें। ऐसा करके मंदी की संभावनाओं में से थोड़ा सा जोखिम कम कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सेहतमंद ही होंगे। लेकिन दुनिया भर के विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था सेहतमंद नजर नहीं आती है। वर्ष 2022 अंत के करीब है और दुनिया की कोई बड़ी टेक कंपनी ऐसी नहीं होगी जिसने अपने कुछ कर्मचारियों को नौकरी से ना निकाला हो। ये कंपनियां आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उच्च लाभ और उच्च वेतन वाली उच्च तकनीकी दिग्गज कंपनियां जहां से ये नौकरियां घटाई जा रही हैं, छटनी की जा रही है। आमतौर पर यह माना जाता है कि उनके पास सामान्य व्यापार चक्र यानी कि जो बिजनेस साइकिल का तनाव होता है उसे झेलने के लायक पर्याप्त वित्तीय ताकत होती है, यानी पर्याप्त पैसा होता है। लेकिन अमेरिका में पूरी तरह मंदी आने से पहले ही ये कंपनियां सक्रिय हो गई हैं। सो आने वाली मंदी का प्रभाव कम करने के लिए कर्मचारियों की छटनी को ही उन्होंने अपना सबसे पहला उपाय चुना है। भारत जैसा देश जो पहले से ही बेरोजगारी की आंच झेल रहा है, इस छटनी के चलते कई भारतीयों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। कई का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ऐसे युवा जो प्रतिभा और शिक्षा में उच्चतम कोटि के माने जाते हैं, उन्हें भी नौकरी के लाले पड़ने वाले हैं। क्या भारत इस नौकरी के संकट से निपटने के लिए तैयार है? क्या भारत में वैश्विक मंदी का असर सहने की क्षमता है? सबको रोजी रोटी की व्यवस्था करने की क्षमता है? ऐसे ही कुछ सवालों को समझने की कोशिश करेंगे हमारे आज के विशेष पैनल की मदद से। लेकिन पहले हमारे आज के जो प्रश्न हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। तो आज के विषय से जुड़े प्रश्न है कि क्या भारत में बेरोजगारी का संकट और भयंकर परिस्थिति में पहुंचने वाला है? क्या भारत में जो बेरोजगारी का संकट है, परिस्थिति है, वो और भयंकर विकट परिस्थिति में पहुंचने वाला है? क्या वैश्विक छटनी से भारतीय युवा को बचाने के लिए केंद्र के प्रयास पर्याप्त दिखते हैं? क्या स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न ही भारतीय युवाओं का बड़ा सहारा बन सकते हैं? हालांकि यहां पर भी एक आशंका जताई जा रही है कि नौकरी में छटनी की जा सकती है। क्या वैश्विक कंपनियां भारतीय युवाओं में कार्यकौशल की कमी का झूठा बहाना बनाती है उन्हें नौकरी से निकालने के लिए? क्या भारत समेत दुनिया भर में रोजगार अब भी पूंजीवाद के मुनाफे की भेंट चढ़ रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो रोजगार के आड़े आता रहा है और वर्तमान में भी यही प्रतीत होता दिखता है। क्या भारत समेत तमाम जो देश हैं युवाओं को रोजगार का अधिकार दे पाने में नाकाम हो रहे हैं, चाहे वो विकसित देश ही क्यों ना हो? क्या अब भी भारतीयों की जीवन शैली को बेहतर बनाने में पूंजीवाद आड़े आ जाता है? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे हमारे विशेष पैनल से। और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप आज के विषय से जुड़ी कोई भी बात, सवाल या फिर अपना विचार रखना चाहते हैं तो कृपया बेझिझक स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर हमें संपर्क करें और अपनी बात या कोई जानकारी देना चाहते हैं तो कृपया ज़रूर दीजिए। चलिए आज पैनल पर जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मपाल धनखड़ जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत बहुत स्वागत है धनखड़ जी स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ है युवाओं के रोजगार अधिकार को लेकर लंबे समय से अभियान चला रहे अनुपम जी। अनुपम जी बहुत बहुत स्वागत है। अनुपम जी, युवा हल्ला बोल अभियान इनका काफी सफल रहा है, सराहा भी गया है। लगभग पूरे भारत के युवाओं के साथ रोजगार संबंधी समस्याओं पर अनगिनत चर्चाओं में शामिल रहे हैं। अनुपम जी बहुत बहुत स्वागत। रोजगार को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है युवाओं की तरफ से देखा जाए तो।
सबसे पहले अनुपम जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी कि ये जो विदेशों में छटनी हो रही है, टेक जायंट्स, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, जहां पर एक सपना होता है युवा का, खास करके भारत से काफ़ी तादाद में लोग जाते हैं कि यूएस, यूके और भी दूसरे देशों में, जहां पर एक ड्रीम जॉब जो कही जाती थी, और वो ड्रीम जॉब, वो कंपनियां अब भारतीयों समेत जो दूसरे भी उनके कर्मचारी हैं उनकी छटनी कर रही है। ये स्थिति दर्शाती है कि रोजगार की समस्या जो भारत में लंबे समय से युवाओं को परेशान कर रही है, युवाओं को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही है, ये और ज्यादा विकट होने वाली है। जी धन्यवाद नेहा जी, आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को चुना है इस बातचीत के लिए। और जहां तक ये सवाल है कि बेरोजगारी जो है वो और ज्यादा विकट, बेरोजगारी का जो संकट है वो और ज्यादा गहराता जा रहा है शायद हमारे देश में। तो देखिए, मेरा तो ये मानना है, और मैं कहते आया हूं पिछले कुछ वर्षों से, कि भारत में तो पहले से ही बेरोजगारी बहुत गंभीर संकट बना हुआ है। मैं कहता हूं कि ये एक राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुका है, और उसके हमारे पास पर्याप्त आंकड़े हैं और रियल लाइफ स्टोरीज भी है, और जिसके कारण, बेरोजगारी के कारण युवाओं में जो असंतोष और आक्रोश व्याप्त है जी, उसके कारण हमने हाल फिलहाल में कई बड़े बड़े प्रदर्शन देखे, सड़क पे युवाओं का आना देखा है। और आप देखिए, सुसाइड का डेटा देखिए, हर 24 घंटे में 35 छात्र युवा खुदकुशी कर रहे हैं। बेरोजगारी के कारण दिहाड़ी मजदूरों की खुदकुशी ऑल टाइम हाई है। तो भारत में तो संकट बहुत विकराल पहले से ही है। अभी जो बहुत एक मायने में एक नया आयाम है इस बहस में, वो ये है कि जो बड़ी कंपनीज थी, जिनका फुटप्रिंट जो है ग्लोबल जैसा रहा है, मतलब एक देश तक सीमित नहीं है, वो भी बड़े पैमाने पे अब छटनी कर रही है जी। तो देखिए, मेरा तो एक ये मानना है कि ये जो उपनिवेशवाद की जो नीति है, उसका नतीजा ऐसा ही कुछ होता है। ये जो बड़ी टेक कंपनीज है जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके, वैसे तो ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज के लिए यही होता है, और इन बड़ी टेक कंपनियों के लिए भी वही है कि इनके डिसीजन मेकिंग के केंद्र में प्रॉफिटेबिलिटी ही होती है हर हाल में। तो वो चाहे आने वाली मंदी दिख रही हो, तो फिर उससे बचने के लिए भी छटनी, नौकरियों में छटनी इनको सबसे पहला स्टेप सूझता है। या कोविड का समय आ जाए, लॉकडाउन का, तो फिर उस वक्त भी इनको अपना फिक्स्ड कॉस्ट कम करना हो जब, तो छटनी सबसे पहला स्टेप सोचता है। तो सबसे आसान और सबसे एक कन्वीनियंट तरीका दिखता है हर ऐसी प्राइवेट कंपनी को कि हमको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी ठीक करनी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कम करना है, तो उसके बाद छटनी कर दो जी। और सरकारों का नियंत्रण इस तरह की बड़ी टेक कंपनीज पे तो है नहीं, उल्टा हो गया। इन बड़ी टेक कंपनीज का नियंत्रण अब सरकारों पे होने लगा है दुनिया भर में। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भारत में संकट पहले से ही विकराल था, और अब इन बड़ी कंपनियों में भी, जो कि बड़े बड़े पैकेजेस वाली नौकरी देने वाली जो कंपनियां होती थी, वहां पे भी मेरे पास तो कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो लोग ऐसी कंपनियों में काम करते थे कुछ दिन पहले तक, और दुनिया के अलग अलग देश में, अलग अलग हिस्सों में रहते थे, और महीने भर से 2 महीने से वो बेरोजगार है, उनको अब काम नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति बन गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं अनुपम जी, फिर ब्रेक से लौटेंगे तो धनखड़ जी के पास इस चिंता के लिए क्या कहना है उनसे समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। दर्शकों से अपील करेंगे कि कृपया नंबर जो दिखाए जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, हमें संपर्क करना ना भूलें, अपनी बात जरूर रखिए कार्यक्रम के दौरान। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में आज का विषय नौकरियों में हो रही छटनी, कंपनियों में हो रही छटनी, और नौकरी की गारंटी पूंजीवाद के ज़माने में कितनी है, ये साफ पता चलता है। जिस तरह से ट्विटर, मेटा और उसके बाद अमेज़ॉन, गूगल
और इंडिया में बायजूस और जोमेटो जैसी कंपनियों का हाल हो रहा है। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है जिनकी मदद से हम इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो समस्या है वो कितनी विकराल है और इस समस्या के समाधान के प्रति सरकारों की जो जिम्मेदारी है वो कितनी नजर आती है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने अनुपम जी को सुना और उसके बाद धनखड़ साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना कि अनुपम जी जो कि लंबे समय से रोजगार को लेकर देश में एक अभियान चला रहे, युवाओं की परिस्थिति को बहुत करीब से समझते हैं। स्थिति बहुत विकराल है और अब पूरी दुनिया में जिस तरह से छटनी हो रही है, भारतीयों के लिए, भारतीय युवा के लिए संकट इतना ज्यादा गहरा चुका है कि इसका समाधान मुझे लगता है कि हम बहुत लाचारी वाली परिस्थिति में पहुंच चुके हैं। कि नेहा, जैसा कि अनुपम जी ने बताया कि भारत में तो रात समस्या पहले ही बनी हुई है और ये केवल मैं ये कहूँ कि कोरोना और हमारी कोरोना महामारी और जो आज यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है उसकी वजह से तो पहले से ही भारत में बेरोजगारी बड़ी भयानक स्थिति रही है जी। अगर की बात करें तो नोटबंदी में जो 50 लाख रोजगार खत्म, 50 लाख रोजगार चले और इसके बाद कोरोना की पहली लहर की बात करें तो 1.45 करोड़ जो रोजगार थे वो चली 18 लाख गए, 52 लाख गए और तीसरी लहर में 18 लाख लोग रोजगार खत्म और जो रोजगार बचे भी थे चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनियों में थे, सब ने अपने वेतन हटा दिए थे, आधे कर दिए थे, कर दिए थे। खुद आज तक वो इस स्तर पर नहीं आए हैं, उस स्तर पर नहीं आए हैं जिस पर होना चाहिए। तो यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, लगातार रोजगार के अवसर कम और बेरोजगारी बढ़ रही है, नए बेरोजगार जुड़ते जा रहे हैं। माने जो शुदा लोग थे उनके रोजगार छिन जाने के बाद वो भी सकते। ऐसी भयानक स्थिति इस वक्त चल रही है और सबसे दुखों की स्थिति मैं बड़ी कहता हूं कि इसकी जो थी वो हिंदुस्तान की बेरोजगारी को छुपाई। ग्रामीण लगातार रोजगार के अवसर कम हो रही और मशीनीकरण के बढ़ावे के चलते जो है तो लोगों की खपत कम होती है, मजदूर खपत कम होती जा रही है, गांव से मजदूर जो है वो शहरों में बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के शहरों में हमारे स्टार्टअप या हमारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या तो फैक्ट्रियां हैं या इस तरह की वो बड़ी व्यवसायिक कंपनियां हैं वो लोगों को रोजगार देने में सक्षम है। जिसकी सरकार की दर भी घट रही है, वो मजदूरी है वो भी लगातार घट रही है जी। सरकार कानून जो बदल करके फैक्ट्री मालिकों और सरमाएदारों और जो है कॉर्पोरेट्स के हित में जो नियम बनाए हैं उनका असर भी लगातार देखने को मिल रहा है। इसलिए जैसे कि अभी बताया कि तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो छटनी कर रही हैं। उनके उपाय यही है, जब मंदी आती है चौतरफा तो सबसे पहला काम होता है कर्मचारियों को हटा दिया छटनी करना, वही अपनाया जा रहा है। यहाँ हिंदुस्तान में भी स्थिति जो है वो बहुत नहीं है और 2019 के बाद से 2017 के बाद से 2016 के बाद से लगातार बेरोजगारी विस्फोटक स्थिति में पनप रही है और यहाँ सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत जी। दूसरी तरफ अब देखते हैं कि इस तरह के मुद्दे आप जो मीडिया है, जो राष्ट्रीय मीडिया जिसको बोलते हैं, उसमें आम आदमी के मुद्दे जो है वो गायब। अब कौन सरकार को कहे, जैसे अनुपम जी आंदोलन चला रहे हैं, लगातार युवाओं को जगा रहे हैं जी, है कि इस तरह के आंदोलन की आज सख्त जरूरत है क्योंकि सरकार कानों तक जनता की आवाज पहुंचाना बेहद जरूरी है। लेकिन मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया जो है इस तरह के मुद्दे नहीं उठा रहा है। उनके विमर्श का मुद्दा जो है वो हिंदू मुस्लिम होता है, लेकिन उनके विमर्श का रोजगार नहीं होता है, सुविधाएं नहीं होता है, शिक्षा नहीं होता है, नहीं होता, सारी चीजों आम आदमी की। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी जो बढ़ रही है उससे नुकसान तो है ही है देश का और मंदी में और ज्यादा भयानक स्थिति होने की संभावना है।
जी बिल्कुल। अनुपम जी, आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार धनखड़ जी का साफ कहना कि रोजगार इतना गंभीर विषय है, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया में ये कहीं नजर नहीं आता। सरकार की जो नीतियां हैं वो ऐसी रही हैं कि जो पूंजीवाद या फिर जो फैक्ट्री मालिक है उनको ही ज़्यादा अच्छी स्टेबल सिचुएशन में पहुंचाती है, ना कि जो वहाँ पर काम करने वाले मजदूर या फिर कर्मचारी है उनकी स्थिति को मजबूत करती है। ऐसे में एक बड़ा जो दावा या फिर एक भरोसा जताया जा रहा है देश के भीतर, वो स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न को लेकर जताया जा रहा है। खुद बार बार तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमने देखा है कि जितने भी बड़े आयोजन होते हैं, शिखर सम्मेलन होते हैं, ये कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर इतने तादाद में स्टार्टअप्स हैं, यूनिकॉर्न्स हैं, और तेजी से दुनिया जो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, भारत एक बहुत बड़ा कौशल का एक बड़ा बाजार है। तो हमने देखा बाइजूस का जो हाल हुआ है, हमने देखा जोमेटो में भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, और भी ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न का बुरा हाल, बुरी परिस्थिति देखने को मिल सकती है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस दावे को कि स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न भारतीय युवाओं को एक बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी कौशल क्षमता को साबित करने का? देखिए नेहा जी, बात तो सही है कि स्टार्टअप्स तो किसी के लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा अवसर हो सकता है। लेकिन बात है कि देखिए, जहां पे जिस अर्थव्यवस्था में, जिस समाज में नफरत भर दिया जाए इतना ज्यादा, जहां पे कि जात धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे के ऊपर पिल पड़े हों, वहां पे देखिए व्यापार, रोजगार, धंधा पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये बातें डिस्कनेक्टेड नहीं है, ये बात जो कई बार लोगों को समझना चाहिए। बिजनेस फ्लरिश वहां करता है जहां पे कि सोसाइटी में एक शांति और सौहार्द का माहौल होता है। अब तो ये महत्वपूर्ण बात है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। तो सिर्फ बातें कर लेने से जो सरकार करती है, स्टार्टअप इंडिया कह दिया, कभी स्किल इंडिया कह दिया, कभी मेक इन इंडिया कह दिया, कभी तरह तरह के जुमले दे दिए, तरह तरह के स्लोगन्स दे दिए, और हर जुमले, हर स्लोगन के पीछे हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया ब्रांडिंग में और नेताजी की फोटो के साथ प्रचार करने में। उसके अलावा रियल काम ग्राउंड पे अगर करना नहीं है तो ना मेक इन इंडिया का रिजल्ट दिखेगा, ना स्किल इंडिया का रिजल्ट दिखेगा, ना स्टार्टअप इंडिया का रिजल्ट दिखेगा। यही हुआ है जाकर घूम फिर के हमारे देश में जी। और असल में जब कानून संशोधित किए जाते हैं तो देखिए लेबर लॉज को किस ढंग से अमेंड किया गया। अभी धनखड़ जी जो बात कह रहे थे कि कंपनियों के लिए आसान कर दिया गया है कि आप बिना बहुत ज्यादा जवाबदेही के बड़े पैमाने पर छटनी कर सकते हैं जी। तो हर नीति के केंद्र में ये तो जरूर है कि कुछ चंद पूंजीपति हैं, सब भी नहीं है, कुछ चंद लोग हैं जिनका पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में घूमता है और जिसके आधार पे ये पूरी राजनीति इनकी चल रही है। लेकिन नीति के केंद्र में आम लोग नहीं है, युवा नहीं है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। तो ये तो देश में हालात पहले से ही ऐसे थे। अब जो बात हो रही है वो ये कि ऐसी कंपनियां जिनका फुटप्रिंट कई देशों में है जी, जिनका प्रभाव जो है सरकारों के ऊपर बहुत ज्यादा है, सरकार का उन पर प्रभाव कम है। जब वो, जैसे कि देखिए ट्विटर में देखिए, जब से इलोन मस्क ने ट्विटर का एक ढंग से टेक ओवर किया है, वो जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, दुनिया की कौन सी सरकार है जो बैठ के कह सके कि नहीं ट्विटर को ऐसे नहीं करना चाहिए जिसका उनके एम्प्लॉयज पे असर पड़े। हम लोगों ने इमेजिन करना भी बंद कर दिया है कि किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी। ये नियो लिबरलिज्म का एक फॉलआउट ऐसा है कि कुछ बड़े टेक फर्म्स, बड़ी कंपनियां जो है वो इतनी ताकतवर हो गई है कि उनको जो मन में आता है सिर्फ पैसे और पूंजी के आधार पे कर सकती हैं, और सरकारों को जो है वो लगता भी नहीं है कि उनकी कोई जिम्मेदारी है, ये उनसे ऊपर उठ गए हैं। ये बड़ा खतरनाक परिस्थिति है। ये बेरोजगारी से अलग हटके थोड़ा एक और मायने में हमारी दुनिया की अर्थनीति किस तरह की चल रही है उस पर चिंता करने वाली बात है। इसमें अनुपम, जो आपने ये बात यहाँ पर कही, तो उससे एक प्रश्न ये आता है कि जब हम देखते हैं भारत की सरकार की तरफ से हाल ही में बहुत बड़ी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके भी बड़े बड़े कर्ज जो है माफ कर दिए जाते हैं, ये कहते हुए कि जो वो शेयर है वो नौकरियों पे या फिर इस पे किसी तरह की आंच नहीं आएगी और नौकरियां बनी रहेंगी। लेकिन जब कंपनियां अपनी तरफ से नौकरियां इस तरह से छटनी कर देती है तब सरकार एक्शन में नजर नहीं आती। तो ये विरोधाभास नजर आता है। सरकारों
सरकारों का नियंत्रण उस समय दिखता है जब पूंजीवादों को फायदा पहुंचाना हो, लेकिन सरकारों का नियंत्रण उस समय बिल्कुल नदारद है जब कर्मचारियों पर छटनी की तलवार जो है चला दी जाती है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। देखिए, सरकारों का नियंत्रण और सरकारों की इच्छा शक्ति कंपनियों के साथ, खासकर की बड़ी कंपनियों के साथ डील करने में वहीं तक सीमित है जहां तक कि या तो उनको सीधे तौर पे फायदा पहुंचाना उन मालिकों को, और या नहीं तो सरकार को जहां अपने राजनीति की चिंता होती है, मतलब सरकार को जहां ये चिंता हो कि हम जो बात सेंसरशिप करना हो, फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब सोशल मीडिया जायंट्स है, वो एक तरह का कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन प्रोपगेट करने का माध्यम भी है, तो वो राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो जाता है सरकारों के लिए, पार्टियों की। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सरकार अलग ढंग से इंटरवीन करती है, लेकिन रोजगार के मामले में उनको इंटरवीन करना उचित नहीं लगता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे अनुपम जी, माफी चाहूंगी, बात बीच में रोकनी पड़ रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में आज बातचीत हो रही है नौकरियों को लेकर कि भारत के युवा जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जो छटनी हो रही है उससे और ज़्यादा किस विकट परिस्थिति में पहुंचने की उनकी आशंका दिख रही है। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। धर्मपाल धनखड़ जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपने अनुपम जी को सुना, और सरकार की तरफ से, मैं केंद्र सरकार की बात करूंगी, रोजगार मेला चलाने की बात होती है और उनको एक आयोजन किया जाता है, विशेष समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें जो है नौकरी का जो पत्र है वो सौंपा जाता है। तो ये जो प्रचार प्रसार है ये दिखाने की कि हमें चिंता तो है देश के युवाओं की, लेकिन ज़रूरत करोड़ों नौकरी की है, तो मात्र कुछ संख्या में जो है नौकरियां प्रदान की जा रही हैं। हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, आपसे बात आगे बढ़ाऊं, आपसे समझूं इन कॉलर का क्या कहना है, सुन लेते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। कृपया नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं, कृपया बताइए। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नेहा जी, नमस्कार अनुपम जी और धनखड़ साहब। मैं बस संक्षिप्त में बात करूंगा जी। 1972 में जब कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करके जब मैं जॉब करने लगा था, तो हमारे काउंसलर ने एक बात कही थी, इफ यू डोंट फाइंड ए जॉब, सर्च इट और क्रिएट इट। उन्होंने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आर नॉट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। हम आपको जॉब देने के लिए नहीं बैठे हुए, हम आपको जॉब के लिए तैयार करने के लिए बैठे हुए हैं। हम आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के जो आप में गुण होने चाहिए, जो शक्तियां होनी चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, हम आपको वो देने के लिए बैठे हैं। सो डोंट लुक बैक एट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी टू गिव यू द फर्स्ट जॉब, यू हैव टू फाइंड द जॉब और क्रिएट द जॉब। मैं ये कहूंगा जी कि उस जमाने में नेहा जी, जैसे आज आप तीन हस्तियां सामने टीवी पे बैठी हैं, हमारे सामने कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता था। तो एक चीज जो हमने सीखी थी कि जिस फील्ड में आपकी जॉब है, अगर उस फील्ड में जॉब आपको फिलहाल नहीं मिल रही, किसी और रिलेटेड फील्ड में जॉब मिल रही है, आजकल के युवाओं को मैं ये कहूंगा, गेट इनटू इट। पानी में पैर रखो, आपको तैरना आ जाएगा। यहाँ पे जी 82 में जब मैं आया था, मैं शिकागो से बोल रहा हूँ नेहा जी, 82 में जब फेरी फर्स्ट जॉब, तो मेरे को सबसे पहले उन्होंने एम्प्लॉयर ने ये पूछा था कि तुम तो अभी इंडिया से आए हो, तुम्हारे पास कोई अमेरिकन एक्सपीरियंस नहीं है, तो बताओ तुम हमारे किस काम के। जी देखिए, यही शब्द आज के हमारे जो युवा लोग हैं भारत के, यही वो अपने एम्प्लॉयर से सुनते हैं कि तुम हमारे किस काम के हो, तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, मेरी डिमांड जॉब रिक्वायरमेंट्स ये है, क्या तुम उनके बारे में कुछ तुम्हें पता है। तो देखिए, ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस है। तो जी हम यही कहते थे उस वक्त, मैंने एम्प्लॉयर को यही कहा था कि सर, आई हैव कम टू लर्न, परफॉर्म, as far as the payment is concerned, that will be your discretion। लेकिन जॉब को समझना और
और आपको हिम्मत करके दिखाना, वो मेरा कैरेक्टर है जो मैं इंडिया से अपने साथ लेके आया हूं और वो कैरेक्टर मैं आपको ऑफर करना चाहता हूं। ये 82 की बात है नेहा जी। उस वक्त परमात्मा की कृपा से मिस्टर आर्थर मार्क्स, वो यहाँ पे कंपनी के सीईओ थे, ही वाज ए जूइश पर्सन, लेकिन उनको इंडिया के बारे में बड़ी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था। ही एक्सेप्टेड मी और उसके बाद परमात्मा की कृपा से आगे बात बन गई। मैं अब यहाँ आज के संदर्भ में मैं आपको बताऊं, अमेरिका में जो थोड़ी सी इस वक्त झटके आ रहे हैं इंडस्ट्रियल में और ऑफिस जॉब्स में, उसका जी मैं आपको बताऊं नेहा जी, भारत को फायदा ही होने वाला है। क्यों? यहाँ पे जो लेबर फोर्स है वो एक्सपेंसिव होती जा रही है, और दूसरा पिछले 3 साल में यहाँ पे रिवाज चल गया है जो कि सबके लिए सरप्राइजिंग चीज बनी है सबके लिए, वो है वर्क एट होम। अब वो अपने स्टाफ को जॉब पे आने के लिए मना करते हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस के लिए वो कहते हैं घर से ही बैठे काम करो। अब यहाँ पे कंपनियों ने ये भी इनको एक चस्का लग गया है कि अगर घर से ही काम करवाना है तो बजाय $100 देने के क्यों ना आप ₹100 घंटा दे के भारत से काम करवा लो। इस वक्त जी बहुत सारे जो जॉब्स हैं जहाँ पे 70% जॉब जो कंप्यूटर रिलेटेड है, डेस्क रिलेटेड है, वो एट होम होते हैं, वो भारत से होते हैं। इसमें मैं आज अनुपम जी से कहूंगा कि अनुपम जी कृपया जो यूथ है उनको भारत की सरकार की ये नेगेटिविटी बिल्कुल ना दिखाएं कि सरकार ने देखो बेरोजगारी के लिए कोई तैयारी नहीं की। हम बेरोजगारी की बात करें क्यों? हम यूथ को उनकी शक्ति के बारे में बताएं कि तुम अभी अभी काम अपना सीख के निकले हो, अगर तुम्हें अपने फील्ड में जॉब नहीं मिलती है, अगर अपने पिताजी के साथ काम नहीं करना चाहते तो चाचा जी कपड़ा बेचते हैं उनकी दुकान पे करो। आखिर पे इतना कहूंगा नेहा जी, ये कहा जाता था कि घर बैठ के रोटी खाने की बजाय रोटी अपने साथ डिब्बे में लेके बाहर चलो, बाहर जाके किसी के भी काम पे जाके बैठो, उसको कहो मैं वॉलंटियर करने के लिए तैयार हूं। इसमें आदमी अपने आप को हीन मत समझे। आप बहुत अच्छी हैं, आप ज्ञानी हैं नेहा जी, आपको पता है अमेरिका में फील्ड हेल्थ फील्ड में मेजॉरिटी डॉक्टर्स ने यहाँ पे आके एज वॉलंटियर काम शुरू किया था अपनी प्रोफिशिएंसी प्रूव करने के लिए कि हम भी तुम्हारे डॉक्टरों के बराबर काबिल हैं, नर्सेज के लिए। और यहाँ का अमेरिका का वर्ल्ड पीस कोर ये सारी दुनिया में फेमस है। वर्ल्ड पीस कोर में लोग एज वॉलंटियर जाते हैं जी, और जिस वक्त वहां से आते हैं उनको देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल एरिया में बड़े बड़े एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनके ऑफिस में उनको एज इंटर्नशिप जॉब मिलती है, और बाद में जी वही लोग जो है एम्बेसडर्स के साथ स्टाफ मेंबर होके दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। तो बात ये है कि वॉलंटियर काम करने से चाहे पैसे थोड़े कम मिले या ना मिले, लेकिन जो सीख मिलती है उस सीख से बंदा जो है आगे काम करता है। भारत में बड़े गुणी बैठे हैं, बड़े हिम्मत वाले बैठे हैं, और मैं आखिर एक बात से रिपीट करूंगा, अनुपम जी, धनखड़ जी, 72 में जब मैंने जॉब शुरू की थी तो आप जैसे प्रतिभाशाली लोग नहीं थे, आज आप हैं। कृपया वहां के यूथ को ये तो कभी मन में विचार ना आने दे कि नौकरी नहीं है, कहो है, तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी, आसानी से तुम्हें ये प्लेटर में नहीं मिलेगी। धन्यवाद नेहा जी, भारत माता की जय हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। तो ये हमारे कॉलर और ये अलग ही पर्सपेक्टिव रखना चाह रहे थे कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, इसकी बात कर रहे थे। लेकिन धनखड़ जी, जो मेरा सवाल था कॉलर से पहले कि सरकार का कर्तव्य है कि आपने एक जो शिक्षा प्रणाली के तहत निकलकर यूथ आया है, उसके पास जो स्किल है उसको एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए अपनी जो है टैलेंट है उसको साबित करने के लिए। यहाँ पर क्यों प्रचार प्रसार का जो है तरीका अपनाया जा रहा है? देखिए नेहा जी, जैसे हम जी वो प्रचार ज्यादा इंडिया इस तरह की कहानी है, युवा इंडिया ये देख क्या सही मायने में उन चीजों को लागू करने। अब सरकार ये 70,000 नौकरी होने दी,
नौकरियां अगर 1 साल में आप दे रहे हैं सरकार, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए रोजगार मेला लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए इतना बड़ा आयोजन करने की जरूरत नहीं है। केवल 72,000 नहीं बल्कि इससे ज्यादा नौकरियां हर साल तो केंद्र सरकार देती है जी। सब बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको काम करने की। लेकिन यहाँ शो का अल्लाह जो है वो मचाओ, ज्यादा बताया जा रहा है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वादा आती है कि वादा किया 2 करोड़ रोजगार हर साल के, कहाँ गए भाई? अब आप 10 लाख नौकरियां देने की बात करते हैं, 10 लाख नौकरियां खाली कैसे तो नहीं आपने उस साथ साथ, तो यहाँ राजनीति करने की कोशिश लगातार होती रहती है। और कितनी क्या आपने खत्म की, इस पर कौन सवाल उठाए जी। यहाँ राजनीति के तहत ही सारी चीज होती है। अभी जैसे कि वो बुधवार देश से जुड़े थे, उन्होंने काफी अच्छी बात कही और प्रोत्साहित करने वाली बातें कही। ये आदर्शवादी बातें अभी चल पाती है जब आपके पास मौके उपलब्ध हो, मौके ही नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे? इस प्रेरणा लेकर के क्या करें भाई? एक आदमी 2 आदमी लेकिन सब आदमियों के लिए तो आत्मनिर्भर होना बड़ा मुश्किल है। सबको नौकरी जरूरत तो पड़ेगी, और आत्मनिर्भरता की बात हम करते हैं लेकिन उसमें भी फंसा रही है भाई। आप लगातार किसी पर हार घटाने की बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे आपकी कहानी है। आपकी कहानी ये है कि आपको कृषि को जो है वो बड़ी कंपनियों को कॉर्पोरेट के हवाले कर जी जी सस्ती लेबर शहर में लेके आए, किसान को मजदूर में बदलना। वो किसान आज अपना कमा खा रहा है, और यही मॉडल जो है बार बार जो है ये आर्थिक परिस्थितियों को जो है और गंभीर सिचुएशन में पहुंचाता है। लेकिन इस मॉडल से हटकर कोई सरकार काम करती नजर नहीं आती। एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकते हैं, हम ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। स्ट्रेट टॉक में आज बातचीत हो रही है दुनिया भर में नौकरियों में हो रही छटनी को लेकर। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है। अनुपम जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने धर्मपाल धनखड़ जी की बात सुनी और हमारे जो कॉलर थे उन्होंने भी एक जो समस्या है उसके समाधान की बात कही है। समाधान तो अंतरात्मा से निकलता है, हम सबको होता है कि हाँ कुछ करना चाहिए, लेकिन हम में से युवाओं में से बहुत सी प्रतिभाएं ऐसी होती हैं जो पहले अवसर के लिए उसका रास्ता ढूंढती हैं, उसके मौके का इंतजार करती हैं, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि स्किल्स तो होते हैं लेकिन अलग अलग तरीके के होते हैं। ये मजबूरी आप ज़रूर समझ पा रहे होंगे। नेहा जी बिल्कुल सुना, मैंने जो कॉलर थे उनकी बात भी सुना, और मुझे कुछ ध्यान में आया जो मुझे लगता है कि इस विषय पर ये बात रखनी चाहिए जी। देखिए, बेरोजगारी संकट तो है ही, लेकिन एक और संकट है हमारे देश में। वो ये है कि बेरोजगारी को स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं मानते, या रोजगार देना कोई स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम आप हमारे परिवेश में, हमारे अपब्रिंगिंग में, हमारे नैरेटिव में ये कहीं होता ही नहीं। अगर हमारे घर में, परिवार में कोई नौजवान पढ़ लिख कर भी, काबिल, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी कोई बेरोजगार रह जाए, तो हम और आप दिन रात उसको ये बताते हैं कि भाई तुझ में कोई कमी है, तूने मेहनत ढंग से नहीं की, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। देख, रोहन का उस फलाने नौकरी में हो गया, उसकी उस कंपनी में हो गया। और लोगों को ये लगता है कि ऐसा करना पॉजिटिव होना है। ये बड़ा मतलब अजीब लगता है मुझे लगता है कि यही है जो नेगेटिव होना है। आप यही माहौल बना बना के बेरोजगार युवाओं को डिप्रेशन में धकेल रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं जी? मैं तो देखता हूं, घर परिवारों में स्थिति देखता हूं, कोई बहुत ही काबिल और बहुत ही सक्षम छात्र है जो किसी कारण से बेरोजगार रह गया है, और उसके कारण मैं ले डाउन कर सकता हूं, बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें जिम्मेदारी सीधे तौर पे सरकार पर आएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी जेब में एक अखबार की कतरन रखेंगे कि 5 जिले दूर किसी छात्र ने पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई कर लिया, तो उसकी वो पेपर कटिंग लेकर हम घूमते रहेंगे कि देख देख इसने ये 50वां रैंक लेकर आया है, तूने क्या किया जी। और मैं ये मान के चलूंगा कि इससे वो बच्चा मोटिवेट हो रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है उस बेरोजगार युवा की मनोदशा। और ये जो बात है कि सब अपना अपना देख ले,
जो काबिल है उसको रोजगार मिल ही जाएगा। तो हम अपने पूरे जीवन से सरकार को गायब कर देते हैं ना। सरकार को किस काम के लिए रखा है हमने? नारे लगवाने के लिए रखा है क्या सरकार को? सरकार हमें बस ये बताए क्या कि किस धर्म से नफरत करना है, किस जाति पे वोट देना है, ये काम सरकार का है क्या? सरकार रोजगार का माहौल नहीं क्रिएट कर पाती, सरकार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा पाती, सरकार पब्लिक सेक्टर जॉब्स जो सैंक्शनड है उसको पूरा नहीं कर पाती। हमारे देश में स्थिति देखिए, लगभग 6-7% है जो फॉर्मल इकोनॉमी में है। इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। लगभग 93% इनफॉर्मल इकोनॉमी है हमारे देश में। उन 7% में 4% लगभग प्राइवेट सेक्टर में है, 3% के लगभग है जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स है। हम लोग जब बात करते हैं कि सरकार को पब्लिक सेक्टर जॉब्स में अलग अलग क्षेत्रों में, शिक्षा में, हेल्थ केयर में, पुलिसिंग में, लॉ एंड ऑर्डर में, जुडिशरी में, सब जगह नौकरियां देनी चाहिए, तो कई लोग कहते हैं कि सरकार कितनी नौकरी देगी। और आप जाके देख लीजिए दुनिया के किसी भी देश में, वो चाहे सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी फॉलो कर रहे हो या अमेरिका जैसा देश हो, वहां पे जाके देखिए टोटल एम्प्लॉयमेंट का कितना प्रतिशत है जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स में है। 10%, 11%, 15%, 20%। भारत में 4% भी नहीं है। और उसके बाद भी लोग आके कहेंगे कि भाई ये काम सरकार का थोड़े ना है, ये तो भाई काबिल बनो। वो कोई पेपटॉप देने से नौकरी नहीं मिल जाता किसी को, आप समझिए इस बात को जी। और ये कोई बहुत पॉजिटिव बात नहीं है कि 2 मिनट का पेपटॉक दे दिया और कह दिया कि नहीं भाई हमारे जमाने में भी ऐसे होता था, तुम भी आगे बढ़ो ऐसे हो जाएगा, और तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो तो कुछ जमाने में ही फॉल्ट हो गया है। सरकार की बात करिए, नीति का असर हो रहा है, सरकारों की राजनीति का असर हो रहा है युवाओं के भविष्य पे। ये जिनको दिखेगा वो इसको सुधार पाएंगे, जिनको ये नहीं दिखेगा वो भ्रम में जीते रहेंगे, सिर्फ नारे लगाते। जी धनखड़ जी, आपने सुना हमारे कॉलर को भी और अनुपम जी ने जो युवाओं की दशा है उसको भी पेश करने की कोशिश की। और जहां तक मुझे भी लगता है कि हर यूथ जो है एक दूसरे से भिन्न है, किसी के पास कोई स्किल है, किसी के पास किसी कार्य का कौशल है, लेकिन सब अपना कोई क्रिएशन या खुद ही जॉब्स क्रिएट कर सके या फिर खुद ही किसी मुकाम पर पहुंच जाए, इसकी कैपेबिलिटी नहीं रहती। और समाज में हर तरह के लोगों को एक जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ये देना हमारी सरकार का काम है। और ये जो सोच है इस कई सरकारों की नीतियां, चाहे पिछली सरकार क्यों ना हो, वर्तमान सरकार ही क्यों ना हो, किसी भी सरकार की नीति में नहीं दिखता है। हमारे कॉलर ने जो कहा कि भारत के लिए अच्छी बात है कि अमेरिका में नौकरी गई है तो भारतीयों को वर्क फ्रॉम होम का जो ऑप्शन है वो बढ़ जाएगा, लेकिन वो ऑप्शन में जो दिया जाएगा, जो पैकेज मिलेगा वो कितना ज्यादा कम होगा उसी जॉब के लिए जो कि अमेरिका में मिलता था। तो ये भी कहीं ना कहीं से एक निराशावाद जो है उसको पैदा करता है युवाओं के बीच में। क्या कहेंगे? जी नेहा, लगातार बेरोजगारी जो है वो युवाओं में निराशा तो पैदा करती है। और जैसा कि अनुपम जी ने बताया, हमारा घरेलू माहौल भी इसी तरह का होता है। माँ बाप का भी दबाव यही रहता है जी। बेटा अब गया है कमाने, तो ये हर घर। और इसी कहानी के चलते जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे प्रतिभाशाली युवा जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार है। उससे बचने के लिए हम केवल अब सामाजिक बात करते हैं, लेकिन खाली बात नहीं होने वाली है, क्योंकि सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और सरकार लगातार जो है वो सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से भागती हुई दिख, चाहे वो शिक्षा की जिम्मेदारी हो, चाहे वो चिकित्सा की जिम्मेदारी हो, चाहे वो रोजगार की जी, चाहे वो की जिम्मेदारी, हर जिम्मेदारी हट रही है और उसको नीचे हाथ की तरफ धकेल। एक यहाँ पे माफी चाहूंगी, रोक रही हूँ, मैं ये इन तथ्यों को जरूर इस कार्यक्रम में उठाना चाहती हूँ कि अदानी ग्रुप का प्रॉफिट अगस्त में 17 गुना बढ़ गया। अंबानी ग्रुप के पास 1350 करोड़ में इन्होंने दुबई के एक आइलैंड में विला खरीदा। तो ये जो भारतीय कंपनियां हैं जो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रही हैं, बड़ी जायंट कंपनियां बनकर उभरी हैं, इन कंपनियों को जो है बेनिफिट्स दिया जाता है, सरकार की तरफ से दिया जाता है, बार बार ये सामने आया। तो क्यों जो कर्मचारी है उसकी ही जो नौकरी है या फिर उसकी ही जो आर्थिक स्थिति है उससे ही समझौता कर लिया जाता है? आप कृपया अपनी बात जारी रखें। धनखड़ जी, अच्छा जो है ये उठाया है और बड़ी अच्छी बात आपने कही है। ये फैक्ट है कि लगातार देश में कुछ अमीरों की संपत्ति बढ़ रही और देश के लोग जो है वो निर्धन होते जा रहे। ये बात सामने आ रही है, लगातार आंकड़े इसके बारे में आ रहे हैं सरकार की तरफ से। आज के दिन जो सरकार की कार्य प्रणाली है वो आंकड़े बताने की, वो अक्सर जो चुनाव को छुपाने की कोशिश लगे रहते हैं
और यही होता है कि आप अगर किसी मंत्रालय से कोई सूचना लेना चाहें तो आरटीआई के तहत बड़ा लंबा प्रोसीजर, और वैसे आपको सूचना मिलनी नहीं, सूचना को बैठ जाते हैं। जब तक आपको वास्तु स्थिति नहीं पता, आपने जो है रोड मैप रख दिया 25 साल, अमृत आजादी का अमृत महोत्सव आप मना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, हमें मनाना चाहिए, हमारा देश है और उसकी 70 साल की स्वतंत्रता के बाद हमें अमृत महोत्सव मनाना चाहिए, निश्चित रूप से मनाना चाहिए जी। सब के पीछे बहुत सारी जिम्मेदारी, आपने 5 साल की वर्षीय योजनाओं का एक खाका चल रहा था, हर 5 साल बाद उनका लेखा जोखा होता था, हम कहाँ पहुंचे और किस स्थिति और आगे क्या जरूरत है, वो प्लानिंग होती थी। उस प्लानिंग कमीशन को खत्म करके आपने नीति आयोग, अब नीति आने के बाद आप क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता लग रहा है, कौन सी नीतियां बन रही कुछ नहीं पता लग रहा है। और फिर आप 25 साल का रोड मैप रखा, यानी 25 साल तक आप पूछिए मत, सरकार से सवाल मत कीजिए। यही जिस हालत की तरफ देश को धकेला जा रहा है और जिस हालत की तरफ, जैसे कि इशारा किया जो विदेश में थे अपने कॉलर, उन्होंने जो बात, वो उसी तरह की यहाँ भी स्थितियां यहाँ भी पैदा हो रही हैं। तो लोगों के बीच में कहा जा रहा है कि युवा जो है वो जानबूझकर काम नहीं करना चाहता है। युवा के लिए आप नशे को नहीं रोक पा रहे, नशे जैसी प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्राइम को नहीं रोक, लेकिन आप जो है युवा को देने पे तुले हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए और समाज को भी सोचना चाहिए। और अपनी जवाबदेही जो सरकार की है वो जरूर सरकार को जवाब उसका देना चाहिए, युवाओं को सवाल जरूर करना चाहिए, ये जरूर होगा सबसे अहम माना जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अनुपम जी आपका भी और धर्मपाल धनखड़ जी आपका भी कि आपने विशेष समय निकाला इस बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा के लिए। तो अंत में मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि आप अगर हमारे शो के साथ जुड़ना चाहते थे लेकिन अपनी बात नहीं रख सके हैं तो कृपया अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजकर ज़रूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है और आपके फीडबैक से ही ये पता भी चलता है कि जो निष्पक्ष पत्रकारिता का उद्देश्य हम यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं उसमें आपका सहयोग, हमें समर्थन लगातार मिल रहा है। तो अपना ध्यान रखिए, फिर होगी किसी विशेष मुद्दे पर बातचीत, फिर मिलते हैं, नमस्कार।